brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, खर्चा पानी में हम लोग आज बातचीत शुरू करें। आपका स्वागत है एक शो में। और कल हम लोगों ने, मैं बहुत दिन बाद मैंने रिज्यूम किया था और शो शुरू करें उसके पहले मैं 1 मिनट का अपडेट चाहता हूं कि दर्शकों को मिल जाए कि कल निफ्टी जो 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था कल की तारीख में, अब आज मार्केट जब ये हम शूट कर रहे हैं तो मार्केट अपनी ट्रेडिंग में है, किस पॉइंट पे बंद होता है ये सब अभी कुछ भी नहीं क्लियर है। लेकिन ये बात तो साफ है, मार्केट बबल की तरह हो चुका है अंशुमान जी। पिछले हफ्ते एक लगातार रोज सेंसेक्स टूट रहा था, इस हफ्ते पता नहीं किस गति से बढ़ रहा है, तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता है अंशुमान जी। इस पे 1 मिनट फिर खबरों की ओर चलते हैं। हाँ, बाजार का ये रुख, कल जिस तरह से बाजार में तेजी दिखाई दी और उसकी बड़ी वजह कई सारे ऐसे क्यूज थे जो जिन्हें पॉजिटिव माना गया, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं अभी भी वो चिंता की तरफ इशारा करते हैं, जिन पर हम बार बार चर्चा करते रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी स्थिति है उससे बाजार मैच नहीं खाता। लेकिन उसके साथ ये भी बात समझना जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश भविष्य को ध्यान में रखकर होता है, वर्तमान को ध्यान में रखकर नहीं होता। जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि अब इस समय शेयर बाजार में दो बड़ी चीजें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अगली खबर पर चलेंगे कि विदेशी निवेशकों ने मार्च के बाद से लेकर लगातार शेयर बाजार में बिकवाली की है। करीब 47,000 करोड़ की बिकवाली उन दोनों सेगमेंट में, कैश और बाकी सेगमेंट में हो चुकी है। बाजार में विशुद्ध खरीदार हैं भारत की वित्तीय संस्थाएं, भारत के म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स, और इनके लिए बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ना और इनकी खरीद बढ़ना कहीं ना कहीं उस जोखिम का संकेत, उस बबल का संकेत है जिसका इशारा बार बार अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। इन्हें तकनीकी भाषा में फैट टेल्स भी कहा जाता है, जो ऐसे ही बिल्ट होती हैं बाजार के अंदर। अब ये तेजी स्थायी है। 16,000 के बाद निफ्टी करेक्शन के मोड में जाएगा, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। दो बड़े फैक्टर रिस्क के तौर पर बाजार के सामने खड़े हैं और दो पॉजिटिव फैक्टर हैं, दोनों का जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगली खबर पर चलते हैं। रिस्क के तौर पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो महंगाई है। यदि महंगाई की दर में लगातार बढ़ोतरी जारी रही, जिसका खतरा दिख रहा है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी में इस बात का संकेत तो आएगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन कटौती की संभावना भी अब नहीं है। बॉन्ड मार्केट कुछ दूसरे की तरफ इशारे कर रहा है। बॉन्ड डील्स लगातार बढ़ी हैं पिछले एक महीने में। यदि ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बनता है तो बाजार की नब्ज पर या बाजार की अंतर्धारणा पर असर पड़ेगा। कोविड की तीसरी लहर खतरनाक रूप लेती है तो उसका खराब असर पड़ेगा। और तीसरा खराब असर पड़ेगा सरकार के प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम के सुस्त पड़ने का, जिस पर हमने चर्चा की थी कि अगर सरकार का निजीकरण कार्यक्रम सुस्त पड़ा तो उसका असर बाजार के सेंटीमेंट और अंतर्धारणा पर पड़ेगा। सकारात्मक दृष्टि से चूंकि हम गड्ढे में ही पड़े हुए थे, बाजार तब भी खड़ा हुआ था ऊपर, तो अब यहां से तो अगर चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू होती हैं, क्योंकि रिकवरी लौटना शुरू करेगी। अगर तीसरी लहर ने बहुत ज्यादा असर नहीं किया और धीमे धीमे इकोनॉमी में ग्रोथ में मांग लौटने की या कारोबार खुलने की संभावना दिखाई पड़ी, तो उसका असर बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट करने के तौर पर दिखाई देगा। पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सबसे बड़ी चिंता महंगाई है इस समय, जिसका असर हमें विदेशी निवेशकों के व्यवहार में दिखाई देता है, जो सस्ती पूंजी लेकर बाजार में आ रहे थे। और मार्केट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा गेम किस तरह है, खर्चा पानी का 100वां एपिसोड आप लोग जरूर देख जाइएगा। हम लोगों ने उसको एक्सप्लेनर की शक्ल में शूट किया था, बहुत सारी बातें थी उसमें, बहुत सारी चीजें कि बाजार इतनी तगड़ी मंदी में भी क्यों इतना खेल कर रहा है। तो अब खबरों की ओर चलते हैं। आरबीआई ने फ्रेमवर्क बनाया है पेमेंट सिस्टम्स के लिए, और दूसरा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, उनके भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। इकरा की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आरबीआई के फ्रेमवर्क की बात करते हैं। ये बहुत जरूरी खबर है और इसको बहुत ध्यान से हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, पीएसओस जिनको अगर छोटी भाषा में कहें, छोटे में कहें तो पीएसओस जो हैं, उनके लिए आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है। और ये फ्रेमवर्क अगले वित्त वर्ष से, यानी 1 अप्रैल 2022 से जो वित्त वर्ष शुरू होगा, उससे ये फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। 31 मार्च तक सारी फर्म्स को ये मानना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ है अंशुमान जी ये फ्रेमवर्क नया। क्या है आउटसोर्सिंग, क्यों ये आरबीआई को, सबसे पहला सवाल कि आरबीआई को इस तरह के नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस तरह के नियमों का आशय क्या है, आरबीआई का नियमों से आशय क्या है आरबीआई का, और आरबीआई क्या साधना चाह रही है, किस तरह की बात करें कि जब कह रही है कि कोर फॉर्मेलिटीज जो है, कोर फंक्शनैलिटीज को उनको आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, आरबीआई क्यों कह रही है ऐसा अंशुमान?
सिद्धांत, पीएसओ से हमारा मतलब है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर से हमारा मतलब पेटीएम, मोबीक्विक जैसे मोबाइल वॉलेट से है, जो नॉन बैंकिंग है पर दो बैंकों के बीच में या बैंक और ग्राहक के बीच में या बैंक ग्राहक और कस्टमर के बीच में पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं। ये भारत में सबसे उभरता हुआ कारोबार ट्रांजैक्शन का क्षेत्र है जिसमें नियमों का शून्य था। अब धीरे धीरे आरबीआई ने इसमें नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर अलग अलग समय पर चर्चा की है, जब डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के कामकाज को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं। पर ये जो गाइडलाइंस है, ये जो आप कह रहे हैं, वो महत्वपूर्ण और जरूरी इसलिए है क्योंकि कल ही सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया है। वो भी इसी तरह ऑपरेटर्स के तौर पर काम करेगा, जिसमें कि एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो किसी बैंक से बात करके आपके फोन के ऊपर एक कूपन भेज देगा, एक कोड भेज देगा जिसका इस्तेमाल आप पेमेंट के तौर पर कर सकते हैं। पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स जो एक बड़ा हिस्सा लेने लगे हैं धीमे धीमे भारत के बाजार में, पेटीएम के जरिए कितना पेमेंट हो रहा है, यूपीआई की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसमें बड़ा हिस्सा, दिलचस्प बात यह है कि इन पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स का है। यानी भारत में बुनियादी रूप से बैंकिंग करने वाले जो बैंक हैं वो इससे पिछड़े हुए हैं, वो इस पूरे खेल में नहीं। भारत में पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स, पेटीएम सबसे बड़ा है, मोबीक्विक है, गूगल पे है, फोन पे है, ये काम वो कंपनियां कर रही हैं जिनके पीछे बैंक है और आगे कस्टमर है। ये काम भारत के बैंक भी कर सकते थे, पर बैंक सुस्ती से जागते हैं। भारत के सरकारी बैंक उतनी तेजी से पेमेंट सिस्टम में आगे नहीं आ पाए जितनी तेजी से पेमेंट सिस्टम में ये कंपनियां आ गई, जिसमें पेटीएम का आईपीओ आने वाला भी है। तो अब रिजर्व बैंक को इस समझ में आया है कि इस पूरे कामकाज में कई गहरे छेद हैं, कई सारे जोखिम हैं, कई सारे खतरे हैं, और इसलिए ये जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इन गाइडलाइंस में 2-3 चीजें खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं। जो सर्कुलर रिजर्व बैंक ने जारी किया है उसमें यह कहा है कि कोई भी पीएसओ जो अपने फंक्शंस को आउटसोर्स करेगा, वो अपनी कोर फंक्शनलिटी को, जो बुनियादी सिस्टम है, यानी बैक एंड से बैंक से कनेक्ट करना, फ्रंट एंड से कस्टमर से कनेक्ट करना, इसकी आउटसोर्सिंग किसी तरह से नहीं करेगा। इनके लिए रिस्क मैनेजमेंट के और ऑडिट के सख्त नियम तय किए गए हैं, जो लगभग, अगर हम सर्कुलर की भाषा से समझने की कोशिश करें तो बैंकों जैसे हैं। और यहीं पर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर से पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए चुनौती आने वाली है कि उन्हें बैंकों की तरह आंका जाएगा। उनके ऑडिट जो होंगे, उनके जो रिस्क सिस्टम के ऑडिट होंगे, वो काफी सख्त होने वाले हैं। आरबीआई ने इस सर्कुलर के जरिए इशारा किया है। इनसे यह भी कहा गया है कि ये जो एग्रीमेंट करेंगे आगे सर्विस ऑपरेट करने के लिए, मान लीजिए उन्होंने सर्वर किसी से होस्ट कराया है या इन्होंने बाकी कोई चीजें बाहर किसी सर्विस से ली हैं, उसमें ये कोर इंफॉर्मेशन, जो बुनियादी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसे शेयर नहीं करेंगे। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स अपने पास रखेंगे और इन पर बैंकों की निगाह रहेगी कि इसको कैसे किस तरह से काम किया जाता है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि किसी थर्ड पार्टी, अगर सर्विस प्रोवाइडर को यह काम दिया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्वर एक्टिविटी को किसी तीसरी सर्वर कंपनी को क्लाउड पर देता है, जो होगा आने वाले समय में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर कस्टमर को कोई नुकसान होता है, उसका डेटा लीक होता है, उसे कोई हानि होती है, उसका पैसा जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी पीएसओ की होगी। इसकी जिम्मेदारी उस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की नहीं होने वाली। और अंतिम बात जो इस सर्कुलर में कही गई है कि डेटा सिक्रेसी और डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए और डेटा को सुरक्षित रखना पीएसओ की जिम्मेदारी होगी। ये जिम्मेदारी उसकी कंपनी की नहीं होगी जिसको आपने सर्वर दे दिया है, आपने जिससे की सर्विस प्रोवाइड की है। तो अगर पूरा इस फ्रेमवर्क समझा जाए सिद्धांत, तो पेटीएम का पब्लिक इशू आने से पहले रिजर्व बैंक ने पेमेंट सर्विसेज के पूरे सिस्टम को सख्त नियमों में बांधने की तैयारी शुरू कर दी है। और अब आने वाले समय में रिजर्व बैंक इन पर गहराई से निगाह रखेगा, इन्हें करीब से देखेगा। इसका फायदा हमें कम से कम उन कस्टमर्स को मिलेगा जो बड़े पैमाने पर पेटीएम में इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर बहुत तरीके की ग्रीवियंसेस, बहुत तरीके की शिकायतें करते दिखाई देते हैं। दूसरा पहलू और भी महत्वपूर्ण है, यूपीआई एक बड़ा टूल बना है भारत में पेमेंट इंटरफेस के लिए, क्योंकि यूपीआई 2 बैंकों के बीच में भी जुड़ा हुआ है, यूपीआई पीएसओस के साथ भी काम करता है, यूपीआई बैकएंड में किसी बैंक से जुड़ा हुआ होता है। इसकी सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए भी इस तरीके के नियमों की जरूरत थी। तो अब
कुछ समय बाद हमें दिखाई देगा कि इससे पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के कामकाज में किस तरीके का बदलाव आता है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे शायद भारत में जो डिजिटल बैंकिंग का या डिजिटल पेमेंट सिस्टम का नया दौर आ रहा है, इसमें थोड़ी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, अब अगली खबर की ओर चलते हैं अंशुमान जी। जो नॉन बैंकिंग लेंडिंग सर्विसेज हैं, जो बैंकिंग नहीं करती हैं लेकिन लोगों को लोन मुहैया कराती हैं, किश्तों पर, ईएमआईज पर लोन मुहैया कराती हैं, कोई सामान खरीदने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस करती हैं, या कभी कभी तो वो पैसे भी देती हैं सीधे सीधे। तो इकरा रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि एनबीएफसीज के दिन अच्छे नहीं हैं, इनके बैड लोन्स जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं, काफी बढ़ोतरी इनकी बैड लोन्स में देखी जा सकती है। और इनके लिए रिकवरी के जो ऑप्शंस हैं अंशुमान जी, फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही कोई कुछ दिखाई दे रहे हैं कि इनके तब तक इनकी रिकवरी ही होती रहेगी उस तरह, उसके बाद ही कुछ ग्रोथ का फेज दिखाई देगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब एनबीएफसी के को लेकर एक और चिंताजनक रिपोर्ट आई है। हम इससे पहले 2 रिपोर्ट्स और आ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी, मूडीज और स्टैंडर्ड पुअर ने भी भारत में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो शूडो बैंकिंग है, इसकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठाए। थोड़ा पीछे जाए तो हम देखें कि भारत में बैंकिंग क्राइसिस की शुरुआत ही यहीं से होती, जब डीएचएफएल डूबा, देवान हाउसिंग फाइनेंस डूबा, और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं एनबीएफसी सेक्टर में आई। सरकार को 2 बार पैकेज देना पड़ा। इकरा की रिपोर्ट 3 बड़ी बीमारियों की तरफ इशारा करती है। पहली चीज तो ये कि चौथी तिमाही के बाद, मतलब पिछले साल की चौथी तिमाही के बाद इस सेक्टर में स्ट्रेस या दबाव ज्यादा बढ़ा है, काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इनके भी उतने लोन बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट हुए हैं या रिस्ट्रक्चर हुए हैं, जो लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में हुए हैं, जिनके बारे में हम पहले चर्चा करते रहे। तो इकरा की रिपोर्ट ये बताती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल मई के दौरान जो कलेक्शंस हैं एनबीएफसीज के, जो वसूली है, जो रिकवरी है, वो तेजी से गिरी है। यानी अप्रैल मई का वो समय था सिद्धांत, जिस समय में भारत में दूसरी लहर आई थी, बड़े पैमाने पर तबाही फैली थी, लोग लॉकडाउन लग रहे थे, तो बैंकों ने, जो एनबीएफसी ने अपने पिछले साल के लोन्स की जो रिकवरी शुरू की थी, उस रिकवरी में 20 से 25% का डिक्लाइन देखा गया है, और जो बड़ा डिक्लाइन है। तो ये जो 20 से 25% का डिक्लाइन रिकवरी में या कर्ज की रिकवरी में आने वाला आया है, ये अगली तिमाही या अगले 6 महीने में इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी आने वाले समय में थोड़ा सा बेटर करती है, तो शायद एनबीएफसी को अपनी रिकवरी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और तीसरी और आखिरी चीज जो इकरा की रिपोर्ट कहती है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है एनबीएफसी के लोन्स की, यानी एनबीएफसी के पास जो बकाया कर्ज है जो लोगों को उन्होंने दिया है, वो करीब 4 से 5% तक बढ़ सकता है। यानी पिछले साल 2.2% था, लेकिन इस साल उसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि और ज्यादा लोग एनबीएफसी के पास कर्ज की रिस्ट्रिक्शन के लिए आने वाले होंगे। अब इन आंकड़ों से बाहर निकलकर समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। एनबीएफसी लोन किसको देते हैं? एनबीएफसी भारत में ट्रैक्टर के लिए लोन देते हैं, एनबीएफसी भारत में टैक्सी खरीदने के लिए लोन देते हैं, एनबीएफसी भारत में कंज्यूमर्स को लोन देते हैं, एनबीएफसी भारत में स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। एनबीएफसी या शूडो बैंकिंग उन लोगों को लोन देते हैं जिन्हें बैंक लोन नहीं देते हैं। उन्हें बैंक लोन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग, उनकी साख, उनके पास बैक एंड में एसेट्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं। इन लोगों को हमेशा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देती हैं, थोड़ा प्रीमियम लेती हैं ब्याज दर पे, क्योंकि वही उनका ट्रेड ऑफ होता है कि खराब क्रेडिट प्रोफाइल वाले आदमी को या कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले आदमी को वो लोन देती हैं, और वो जो डिफरेंस होता है वही उनका प्रॉफिट होता है। पैसा वो नहीं वसूलती हैं, पैसा तो उन्हें बैंकों से ही मिलता है। एनबीएफसी को वो आगे केवल रीलेंड करती हैं, उसको बारो करके उसको दोबारा लेंड कर देती हैं। ये जो पूरा बाजार है, ये दरअसल बाजार एनबीएफसी का इकोनॉमी की ग्रोथ का बाजार है। टैक्सी सर्विस ठप है, गांव में एग्रीकल्चर के लिए, बाकी चीजों के लिए डिमांड में उतनी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर एनबीएफसी पर निर्भर है, खासतौर से शॉर्ट टर्म लोन के लिए, 2 महीने 3 महीने का जो उनकी कैश फ्लो को या उनकी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करे, उसके लिए है। ये सारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट के लिए भारत में शूडो बैंकिंग शुरू की गई थी, वो सारा का सारा हिस्सा कोविड वाली मंदी के दौरान चरमरा गया है। तो यहां एक तो जो वहां दिए हुए लोन है उनकी रिकवरी फंस गई है, और दूसरा इन क्षेत्र से नई डिमांड आने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही। और जो सबसे बड़ा और आखिरी बात, जो सबसे बड़ा सेगमेंट एनबीएफसी के लिए 2012-13 के बाद था भारत में, वो हाउसिंग फाइनेंस था। और इसलिए हमने भारत में एनबीएफसी और एचएफसी की एक पूरी पीढ़ी देखी बनते हुए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां।
वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए लोन देती थी, लोगों को मकान खरीदने के लिए लोन देती थी, और उन लोगों को लोन देती थी वही जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल बैंकों के लिए सुटेबल नहीं थी। ये पूरा बाजार लड़खड़ा गया, इसे वापस लौटने में लंबा समय लगेगा। हमने 2 दिन पहले इस पर चर्चा भी की थी कि भारत के हाउसिंग सेक्टर में कितनी खराब स्थिति बनी हुई है, जहां अगर थोड़ी डिमांड आती है तभी एनबीएफसीज के लिए नए नए डिमांड के या लोन की मांग के सोर्स बनेंगे। और ये है हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, हमसे सवाल पूछते रहिएगा। मिलेंगे कल। शुक्रिया।